चलिए एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो थोड़ी अलग है। एक कपड़ों का ब्रांड जिसकी सोच बिल्कुल एक फास्ट फूड जॉइंट जैसी है ना दिलचस्प बात। शार्क टैंक इंडिया में जब एक ब्रांड आता है जिसका नाम है बर्गर बे, तो जाहिर है सब यही सोचेंगे कि कोई खाने की चीज़ होगी। लेकिन जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए तो शार्क्स का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अमन गुप्ता ने तो सीधा कह दिया, अरे यार, बर्गर छोड़ के तुमने कपड़े खिला दिए। मतलब उन्होंने खाने की नहीं बल्कि फैशन की पिच की थी। और पिच भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। उनकी मांग देखें, 1 करोड़ रुपए सिर्फ 2.5% इक्विटी के बदले। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो अपनी कंपनी को 40 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे थे। तो बस यहीं से एक हाई स्टेक्स गेम शुरू हो गया। तो इनका आइडिया क्या था, ये टेस्टी क्लोथिंग का मतलब क्या है? देखें, उनका बुनियादी ख्याल ये था कि अब वो ज़माना गया जब फैशन मैगजीन्स ट्रेंड सेट करते थे। उनके लिए असल रनवे अब इंस्टाग्राम है। उनका सीधा सा आर्ग्यूमेंट था, एक तरफ है पुरानी फैशन की दुनिया जहां बड़े बड़े स्टूडियोज और मैगजीन्स बताते हैं कि क्या पहनना है, और दूसरी तरफ है बर्गर बे का रनवे जो कि इंस्टाग्राम है, जहां इन्फ्लुएंसर्स और लोग खुद लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से फैसला करते हैं कि नया ट्रेंड क्या होगा। अच्छा, बिजनेस मॉडल तो दिलचस्प है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प इन 3 फाउंडर्स की अपनी कहानियां हैं। सवाल ये है कि ये अनोखी टीम आखिर एक साथ आई कैसे? तो पहले बात करते हैं रोहन की। इनका जज्बा और एम्बिशन बिल्कुल अलग लेवल का था। उनका कहना था, मेरे को लुधियाने का नारायण मूर्ति बनना है। देखिए, लुधियाना कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा मरकज है, लेकिन वहां से बड़े ब्रांड्स नहीं निकले। रोहन इसी चीज को बदलना चाहते थे, अपने शहर से एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते थे। रोहन के पास विजन तो बड़ा था, लेकिन शुरू में काम काफी बेतरतीब था, एक मेस जैसा। तो फिर उनकी बहन ओजस्वी टीम में शामिल हुई। वो एक फैशन डिजाइन ग्रेजुएट हैं। उन्होंने जब ये ऑपरेशनल गंदगी देखी तो फैसला किया कि इस पुरजोश मगर बेढंगे स्टार्टअप में थोड़ा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन की समझ लाई जाए। और फिर आती हैं जानवी। उनकी कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है, और इससे उनका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच साफ जाहिर होता है। उनका सफ़र एक नाराज ग्राहक के तौर पर शुरू हुआ क्योंकि उनका ऑर्डर उन तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन रोहन ने जिस तरह माफ़ी मांगी और कस्टमर को पहले रखा, इससे वो इतनी मुतासर हुई कि वो ब्रांड की फ़ैन बन गई। और फिर आगे चलकर वो ना सिर्फ कंपनी की को फाउंडर बनी बल्कि रोहन की पार्टनर भी। क्या कमाल का सफ़र है। तो ये तो थी टीम की कहानी, लेकिन अब आते हैं इनके काम करने के तरीके पर। आखिर उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है उनकी इंतहाई तेज सप्लाई चेन, या जिसे वो लुधियाना फास्ट फैशन इंजन कहते हैं। जरा सोचें, कोई नया ट्रेंड फ्राइडे को वायरल होता है। ज्यादातर ब्रांड्स को उसे मार्केट में लाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन बर्गर बे नहीं। उनके पास पहले से ग्रे फैब्रिक स्टॉक में होता है। वो फौरन उसे ट्रेंड के मुताबिक डाई करते हैं। उनकी अपनी फैक्ट्रियां 1 हफ्ते के अंदर नया आइटम बना देती हैं, और बस इससे पहले कि ट्रेंड खत्म हो वो उस लुक को बेच रहे होते हैं। ये एक जबरदस्त सिस्टम है किसी भी वायरल लम्हे को फौरन पैसों में बदलने का। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। वो अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए यूनिक R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं। पर रुकिए, कपड़ों के लिए R&D, इसका भला क्या मतलब हो सकता है? क्या खुशबूदार कपड़े? जी बिल्कुल, इसका मतलब है ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना जिनमें हैरान कर देने वाली खुसूसियात हों, जैसे कि उनकी 770 GSM वाली हुडीज़ जो इंतहाई भारी और गर्म होती हैं। और ये सुनिए, उनके पास कॉफ़ी और स्ट्रॉबेरी की खुशबू वाला फैब्रिक भी है। और ये कोई आम गिमिक नहीं, ये खुशबू 20 धुलाइयों तक रहती है। ये सब एक यादगार तजुर्बा देने के लिए है। तो एक तरफ तो वो प्रोडक्ट में ऐसी नई चीज़ें ला रहे थे, पर दूसरी तरफ उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। असल में शुरुआत में की गई ये गलती ने कंपनी को लगभग तबाही के किनारे ला खड़ा किया था। रोहन ने खुद ये बात मानी, हम तकरीबन दिवालिया हो गए थे। उन्होंने बताया कि शुरू में एक पार्टनरशिप इतनी तबाहकुन साबित हुई कि उनका बिजनेस ख़त्म होने के बिल्कुल करीब आ गया था। हुआ ये था कि उन्होंने कंपनी का 33% हिस्सा यानी 1/3 एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को दे दिया था। इस पार्टनर ने मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के वादे किए थे, लेकिन अफसोस वो अपने किसी भी वादे पर पूरा नहीं उतरा। इस गलती ने उन्हें एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। कंपनी को दोबारा सरमायाकारी के लायक बनाने के लिए उन्हें वो 33% हिस्सा वापस खरीदना पड़ा, और इसकी कीमत पूरे 3 करोड़ रुपए।
एक गलती को सुधारने के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम थी। तो सवाल ये है कि इतने पैसे आए कहाँ से? इस मौके पर रोहिन की कही हुई बात दिल को लगती है कि जब कोई और साथ ना हो तो आपकी माँ होती है। इस मुश्किल काम के लिए पैसे बिजनेस के कैश फ्लो से और तकरीबन 2 करोड़ रुपए इनके खानदान, खास तौर पर उनकी वालदा ने दिए। ये वाकई एक बचाव मिशन था। तो इतनी उतार चढ़ाव भरी कहानी सुनने के बाद, इतना बड़ा विजन, अनोखा बिजनेस मॉडल और फिर दिवालिया होने की हद तक पहुंचने की दास्तान, शार्क्स का क्या रद्द-ए-अमल था? क्या वो इस सब से डर गए या उन्हें इसमें कोई पोटेंशियल नजर आया? पोटेंशियल तो उन्हें बिल्कुल नजर आया। इनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर कुछ सवालात उठाने के बावजूद 3 शार्क्स ने ऑफर दे दी। अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल और अमान गुप्ता, तीनों ने बिल्कुल एक जैसी ऑफर्स दी। इसका मतलब वो इस कंपनी में हिस्सा लेने के लिए आपस में मुकाबला कर रहे थे। अब यहाँ फाउंडर्स ने एक बहुत ही होशियार कदम उठाया। किसी एक शार्क को चुनने के बजाय उन्होंने एक जुर्रतमंदाना काउंटर ऑफर दी। उन्होंने तीनों शार्क से कहा कि वो मिलकर इन्वेस्ट करें। वो जानते थे कि हर शार्क की अपनी एक खास वैल्यू है और वो तीनों का तजुर्बा हासिल करना चाहते थे। और उनका ये दांव चल गया। आखिर में तीनों शार्क्स के साथ मिलकर 2 करोड़ रुपए में 20% इक्विटी पर डील पक्की हो गई। 3 बड़े शार्क्स के साथ ऐसी डील हासिल करना उनके विजन और उनकी हिम्मत का एक बहुत बड़ा सबूत था। तो बर्गर बे की ये कहानी कम्युनिटी, रफ्तार और हिम्मत की ताकत को तो खूब दिखाती है, लेकिन ये हमारे लिए एक आखिरी बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ वायरल लम्हात पर बना हो, एक लंबे अरसे तक कायम रह सकता है? एक आग की तरह फैलने वाले ट्रेंड को एक पायदार विरसे में बदलने के लिए आखिर क्या चीज जरूरी होती है? तसव्वुर करें कि एक इंतहाई आरामदेह और मोटी ऊनी हुडी है किसी के पास। सही। और उसमें से बिल्कुल ताज़ा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की महक आ रही है। अच्छा, वाह। हाँ, और ये महक कोई वक्ती नहीं है, मतलब 20 बार धोने के बाद भी वैसी ही बरकरार रहती है। ये तो वाकई एक अनोखी बात है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे मुताले में हम किसी परफेक्ट या रिवायती फैशन ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी ब्रांड को खंगालने वाले हैं जिसने कपड़ों के दिखने के साथ साथ उनके महकने के अंदाज को भी बदल दिया है। और मेरे ख्याल में यही वो चीज़ है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। हम बात कर रहे हैं बर्गर बे की, यानी वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर या D2C जीन्स क्लोथिंग ब्रांड की, जिसने शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 में तहलका मचाकर रख दिया था। बिल्कुल। और हमारे पास उनकी शार्क टैंक पिच की मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। तो आज के इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ एक ब्रांड की कामयाबी की कहानी सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया के तेजी से बदलते ट्रेंड्स और हमारी मकामी मैन्युफैक्चरिंग ने मिलकर फैशन इंडस्ट्री के पुराने तरीकों को जड़ से उखाड़ फेंका है। क्योंकि जब हम इनके मॉडल का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं ना, तो ये महज कपड़े बेचने का कारोबार नहीं लगता। सही। ये दरअसल खरीदार की नफ्सियात और सप्लाई चेन की हैरत अंगेज तेजी की एक मास्टर क्लास है। बर्गर बे हमें बताती है कि आज के दौर में रिवायती मार्केटिंग कैसे दम तोड़ रही है। तो सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। चलिए उसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा अजीब भी लगता है। मतलब एक कपड़ों की ब्रांड जिसका नाम खानों की तरह है, बर्गर बे। हाँ, नाम ही काफी मुख्तलिफ है। उनका तो बाकायदा दावा है कि वो टेस्टी क्लोथिंग बनाते हैं, यानी हम आपको मज़ेदार दिखाते हैं। और वो जो स्ट्रॉबेरी शेक और कॉफ़ी की महक की हमने बात की, वो कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, वो बाकायदा खुशबू डालते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई फैशन के अंदर कोई बहुत बड़ी इनोवेशन है, या फिर ये सिर्फ उन पुराने स्क्रैच एंड स्निफ्ट स्टिकर्स की तरह एक आर्जी मार्केटिंग का हथकंडा है? देखें, इसे हम महज एक आर्जी हथकंडा नहीं कह सकते। दरअसल ये सेंसरी मार्केटिंग और कस्टमर डिलाइट की एक बहुत गहरी और सोची समझी हिकमत अमली है। वो कैसे? आमतौर पर फैशन को हम सिर्फ देखने और छूने की हद तक महसूस करते हैं, मतलब रंग देखते हैं, फैब्रिक छूते हैं। सही।
लेकिन बर्गर बे ने इसमें सूंघने की हिस्स को शामिल कर दिया है और इंसानी दिमाग में सूंघने की हिस्स का सीधा ताल्लुक हमारी याददाश्त और जज्बात से होता है। यानी एक जज्बाती ताल्लुक बन जाता है। बिल्कुल। जब कोई कस्टमर उनका पैकेट खोलता है तो वो खुशबू फौरन उसके दिमाग में एक खुशगवार एहसास पैदा करती है। शार्क टैंक में भी बिल्कुल यही हुआ था। हाँ, वो शार्क्स का रिएक्शन बड़ा जबरदस्त था। जब उन्होंने पैकेट खोला तो वो इस महक से हैरान रह गए और फौरन उस ब्रांड के साथ जुड़ गए। और ये कस्टमर को अपने साथ जोड़ने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। अगर इनकी कीमतों को देखें तो इनकी एक रिलीज ना होने वाली स्ट्रॉबेरी टी शर्ट की कीमत तकरीबन 1200 रुपए है, जो कि काफी प्रीमियम है। बिल्कुल प्रीमियम है। और इनकी हुडीज 1500 से 4000 रुपए तक बिकती हैं। लेकिन ये कोई आम हुडीज नहीं है, ये 770 GSM की फ्लीस हुडीज हैं। हाँ, और जो लोग कपड़े की क्वालिटी समझते हैं उन्हें मालूम है कि 770 GSM का मतलब क्या है। मतलब ये इंतहाई भारी और मोटा फैब्रिक है। ये कोई सस्ता कपड़ा नहीं है जो 2 बार पहनने के बाद खराब हो जाए। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रोडक्ट में जान तो है, लेकिन इनकी मार्केटिंग का जो असल जादू है वो इनके कपड़ों की खुशबू से भी ज्यादा हैरानकुन है। अच्छा? और वो है इन्फ्लुएंसर्स के साथ इनका सलूक। बिल्कुल। और मुझे लगता है आज के दौर में ये इनकी सबसे बड़ी इख्तिरा है। हम देखते हैं कि रिवायती ब्रांड्स लाखों रुपए सिर्फ एक पोस्ट या स्टोरी के लिए देते हैं। हाँ, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन बर्गर बे उन्हें एक पैसा भी अदा नहीं करती। उनका तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी कम्युनिटी, मतलब उनके फॉलोअर्स, उन्हें किसी बड़ी सेलिब्रिटी की तस्वीर भेजते हैं, जैसे हेली बीबर या किम कार्डेशियन की तस्वीर। हाँ, और कहते हैं कि हमें ये वाली वाइब चाहिए। ये फौरन उसे कॉपी करते हैं और जब वो कपड़े तैयार हो जाते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स खुद उनसे वो कपड़े मांगते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि बर्गर बे ने सोशल मीडिया पर एक खास किस्म का इकोसिस्टम बना लिया है। वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसों से नहीं खरीदते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो उन्हें इस क्लट कम्युनिटी का हिस्सा बनने की दावत देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि अगर वो बर्गर बे पहनेंगे तो वो ज्यादा कूल और जदीद नजर आएंगे। ये तो रिवायती कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की मिसाल है। बिल्कुल, लोग खुद उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन देखें, मार्केटिंग का कितना ही शानदार आइडिया क्यों ना हो, इंटरनेट पर कोई ट्रेंड चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। 100% दुरुस्त बात है। आप कस्टमर से सुन तो लेते हैं कि उन्हें वो जैकेट चाहिए, लेकिन अगर उसे बनाने में आप 6 महीने लगा देंगे तो वो ट्रेंड तो कब का खत्म हो चुका होगा। जाहिर है। और यहीं आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से उस ब्रांड की असल ताकत सामने आती है, और वो है लुधियाना में मौजूद इनकी इंतहाई तेज रफ्तार सप्लाई चेन। उनके बानी रोहन का एक ख्वाब है जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लुधियाना की फैशन इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति बनना चाहता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। मतलब नारायण मूर्ति ने जिस तरह भारत में IT इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, रोहन लुधियाना के कपड़े की सनत के साथ वही करना चाहता है। और इसकी वजह एक तल्ख हकीकत थी जो उसने देखी थी। जी हाँ, उसने देखा कि लुधियाना की एक फैक्ट्री में एक इंटरनेशनल ब्रांड की टी-शर्ट सिल रही है। उस पर जो प्राइस टैग लगा है वो 5500 रुपए का है। 5500 रुपए। लेकिन उस मकामी फैक्ट्री और दर्जी को वो एक टी-शर्ट सीने का मुआवजा कितना मिल रहा है? सिर्फ 56 रुपए। सिर्फ 56 रुपए? ये तो मतलब बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, एक तरफ 5500 और दूसरी तरफ 56 रुपए। ये देखकर रोहन ने सोचा कि लुधियाना जो दुनिया का बेहतरीन फ्लीस बनाता है, इसकी अपनी कोई ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं है? और यही वो मुहर्रक था जिसने उसे बर्गर बे शुरू करने पर मजबूर किया। उसने पहले एक एजेंसी भी बनाई जो नाकाम रही, लेकिन उस नाकामी ने उसे सिखाया कि अपना ब्रांड कैसे खड़ा करना है। और जिस तेजी की आपने बात की थी ना, वो हैरानकुन है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर मैं उनकी फैक्ट्री और सप्लाई चेन के मॉडल को देखूं, तो वो मुझे कपड़ों के किसी रिवायती कारखाने के बजाय किसी लाइव न्यूज रूम की तरह लगता है।